अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न टू इन्फिनिटी। जैसे कि हम SCIA राउटिंग एंड स्विचिंग के 2 चैप्टर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो थर्ड चैप्टर हम ईथरनेट फ्रेमिंग इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा काफ़ी कॉन्सेप्चुअल भी है, तो आपको अगर ये चैप्टर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से एक बार फिर से देख लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसमें वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स: कम्युनिकेशन फंडामेंटल, OSI मॉडल, द 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, OSI model data encapsulation, TCP/IP model, the Ethernet MAC address, frame forwarding, unicast, multicast and broadcast, carrier sense and some MCQs। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स क्या है? जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे कि ये एक पर्सन है, ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है पर्सन बी से। अगर ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, कब ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं दोनों आपस में, तो ये मेरा सेंडर हुआ। अगर ये कम्युनिकेशन करना चाह रहा है बी से, तो ये मेरा सेंडर हुआ, ये मेरा रिसीवर हुआ, या ये मेरा सोर्स है, या ये मेरा डेस्टिनेशन है। ठीक है। और इनके बीच में एक थर्ड चीज़ होती है जो होती है चैनल। जैसे कि हमारे अगर फिजिकली ये आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उनके बीच में एयर होगी। एयर क्या करती है? जो यहाँ से लेके इनका मैसेज जहाँ से लेती है, कैरी करती है और यहाँ तक बी तक पहुँचाती है। अगर एयर नहीं हो तो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सिमिलरली यही चीज़ हमारी नेटवर्किंग के अंदर भी यही चीज़ होती है। हमारे पास क्या होती है? अगर एक डिवाइस है, सपोज कीजिए ये स्विच है, ये दूसरे स्विच को अपनी डेटा सेंड करना चाह रही है, तो उसके बीच में हम फिजिकली इनको आपस में कनेक्ट करते हैं। वो किस तरीके से कनेक्ट करते हैं? किसी वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या अगर कोई हम अपनी नेट यूज़ कर रहे हैं और तो फिर वो क्या होता है, वायरलेसली आपसे कनेक्ट होता है। ठीक है। तो चैनल हमारे पास वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। ठीक है। तो हमें हमारा क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, अगर ये सेंड कर रहा है, और ये है मेरा रिसीवर, और उनके बीच में थर्ड चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं चैनल और मीडिया। ठीक है। उसके बाद व्हाट इज OSI मॉडल और उनकी 7 लेयर्स। ठीक है। OSI मॉडल जो है एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो हमें बताती है कि आपकी जो सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जो भी डेटा ट्रांसफ़र होती है वो किस तरीके से होती है, किन किन मरहलों से गुजरती है। अगर एक डिवाइस से गुजर रही है तो वो डिवाइस क्यों लगाया गया है। जैसे कि अगर कम्युनिकेशन इतनी ही सिंपल थी तो राउटर, स्विचेस, फायरवॉल और दूसरी कितनी पता नहीं कितने डिवाइसेस हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है। हमारे जैसे यहाँ से लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह तक अगर मैं कोई मैसेज सेंड कर रहा हूँ या कोई डेटा सेंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैं अभी इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इंटरनेट यूज़ करने के लिए मेरी डेटा जो यहाँ से जा रही है और वहाँ तक मेरे सर्वर्स तक जा रही है, फिर वहाँ से डेटा मेरे पास आ रही है, तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से होता है। तो OSI मॉडल एक कॉन्सेप्चुअल है जो हमें बताता है कि कम्युनिकेशन हमारी कैसे होती है। ठीक है। उनकी 7 लेयर से हम सारे स्टडी करेंगे, उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हमारी जो लेयर है वो एप्लीकेशन लेयर है, फिर प्रेजेंटेशन लेयर है, सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, नेटवर्क लेयर है, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर। ये हमारी 7 लेयर्स हैं जिसको हम अभी एक 1 to 1 करके 1 by 1 करके स्टडी करेंगे। तो जब भी मेरी डेटा ट्रांसमिट होती है, मतलब मैं यहाँ से किसी दूसरी जगह पे डेटा सेंड कर रहा हूँ, तो मेरी डेटा एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर पे जाती है। जब वो डेटा मेरी कोई डिवाइस रिसीव करेगा तो वो लेयर 1 से लेके लेयर 7 तक वो रिसीव करेगा। ठीक है। डेटा ट्रांसमिट हुई एप्लीकेशन लेयर से, फिर आई प्रेजेंटेशन सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक, फिर फिजिकल। जब वो डेटा रिसीव होगी तो फिजिकल से लेके डेटा लिंक, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ये 7 लेयर्स है जिसको हम स्टडी करेंगे। तो जो हम स्टडी करेंगे वो एप्लीकेशन लेयर से लेके इस एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक पढ़ेंगे। पहले एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, सेशन, इस तरीके से हम सीक्वेंस रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ें ये लेयर सारी याद करनी है, आपको याद नहीं हो रही, तो ये सेंटेंसेस हैं 2, अगर आप इनको मेमोराइज कर दें तो आप ये सारी लेयर्स आराम से याद कर सकते हैं। जैसे कि ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। अगर आपको एप्लीकेशन लेयर से लेके फिजिकल लेयर तक याद करनी है तो ये सेंटेंस याद रख लें, ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग। ऑल एप्लीकेशन, यहाँ से आ गया प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट,
नेटवर्क, डेटा लिंक, फिजिकल। उसी तरीके से अगर आप लेयर 1 से लेके लेयर 7 तक याद करना चाहते हैं तो ये सेंटेंस याद रख लें। प्लीज डू नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। पसंद नहीं है तो बाहर फेंक दो। ठीक है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इन दो सेंटेंसेस से आप मेमोराइज कर सकते हैं। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं पूछूं सेशन लेयर कौन सी लेयर है हमारी, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेयर 5 है। नेटवर्क लेयर कौन सी लेयर है, वो लेयर 3 है। एप्लीकेशन लेयर कौन सी है, लेयर 7 है। इस तरीके से आपको याद होना ज़रूरी है, बार बार ये चीज़ें आती हो। तो मेन कंसर्न जो हमारा इसमें होगा, मतलब इसमें नहीं बल्कि HCI राउटिंग एंड स्विचिंग में पूरा जो भी होगा वो आपका इन तीनों लेयर्स पे होता है। नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक और फिजिकल लेयर भी इतनी नहीं होती, पर नेटवर्क लेयर और डेटा लिंक पे काफ़ी होता है, क्योंकि हमारे स्विच जो होता है वो डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है और जो राउटर होता है हमारा वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या है, हमारी लेयर 7 है, ओसा मॉडल की लेयर 7 है। ये चीज़ें आपको याद होनी ज़रूरी है। उसके बाद है यूज़र डायरेक्टली इंटरेक्ट विद एप्लीकेशन लेयर। जैसे कि हम पता नहीं कितने नेटवर्क एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, वो सारी नेटवर्क की एप्लीकेशन जो एप्लीकेशन होती है, नेटवर्क एप्लीकेशन होती हैं, वो नेटवर्क लेयर पे काम कर रही होती है। जैसे कि आपने सपोज कीजिए आपके पास गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम आप खोल रहे हैं, वो एक नेटवर्क लेयर की एप्लीकेशन है। उसके पीछे काफ़ी प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि आपने कोई ब्राउज़र खोल लिया तो वो वही क्या है, एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रहा होता है। उसी तरीके से मैंने आप यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिए दिए हैं, टेलनेट, एफटीपी, एसएनएमपी, एसएमटीपी। इनके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। टेलनेट जो है वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क प्रोटोकॉल है। इट प्रोवाइड्स द कमांड लाइन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस। टेलनेट इज यूज मोस्टली ऑफन फॉर रिमोट मैनेजमेंट। टेलनेट जो होता है रिमोट पर्पस के लिए होता है। जैसे कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी मैं सपोज करें किसी जगह पे बैठा हूँ, मेरी ऑफिस जो है वो किसी और ही जगह पे। तो टेलनेट के थ्रू मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक एप्लीकेशन के थ्रू मैं यहाँ से लेके उस नेटवर्क का डिवाइस सपोज कीजिए जहाँ पे पड़ा हुआ है कोई, तो मैं यहाँ से लेके उसको यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं टेलनेट। ठीक है, हम इसको टेलनेट कर रहे हैं, रिमोटली इस डिवाइस को हम एक्सेस कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टेलनेट। अब ये टेलनेट भी जो है वो एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, ये टेलनेट आप काफ़ी डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है एफटीपी, ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एफटीपी है क्या, एफटीपी इज एफटीपी इज यूज्ड टू ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क, कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। सपोज कीजिए आप यहाँ से अपने किसी दोस्त को फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके थ्रू होता है, वो हमारा एफटीपी के थ्रू होता है। या वो दोस्त आपको यहाँ से आपको सेंड कर रहा है कोई फाइल, तो ये प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एफटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है। ये भी आप डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। उसके बाद है एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये वो प्रोटोकॉल होता है जिसमें हम नेटवर्क की मैनेजमेंट को देखते हैं। जैसे कि ये मेरा पीसी है और यहाँ पे नेटवर्क के काफ़ी डिवाइसेस लगे हुए हैं, सारे आपस में कनेक्ट हैं। तो मेरा जो जो ये पीसी होगा ये इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। जब भी सपोज कीजिए यहाँ पे जो भी डिवाइसेस लगे हुए हैं आपस में, जो भी डिवाइस आपस में कनेक्ट हैं, तो ये क्या करता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि अगर कोई यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगा, ये एक अलर्ट होगी, वो यहाँ पे बता देगा कि भाई यहाँ पे इस जगह पे ये प्रॉब्लम हो गया नेटवर्क को। अब उस एप्लीकेशन के थ्रू हमें सब कुछ पता चल जाता है। ठीक है, ये भी एसएनएमपी भी क्या है, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे आप अपनी कोई भी ईमेल वगैरह, सिंपली आप इसको ऐसे समझिए कि आप कोई भी ईमेल वगैरह ईमेल सेंड करते हैं, जैसे आउटलुक की हो, याहू की हो, कोई भी ईमेल वगैरह हो, एक जगह से दूसरी जगह आप सेंड कर रहे हैं, तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है, वो एसएमटीपी के थ्रू होती है। ये एसएमटीपी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है। ये चारों चीज़ें आप पढ़ेंगे आगे चल के। अब जो भी लेयर्स हम पढ़ते हैं उसका पीडीयू होता है। ठीक है, हम जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही होती है लेयर के थ्रू, तो हम उसको पहचानने के लिए हम उसको एक पीडीयू देते हैं, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट से हम पहचाना जाती है। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन लेयर का पीडीयू जो है डेटा है। आगे चल के मैं आपको पीडीयू का ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा। फिर आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, ओएसआई मॉडल की 6th लेयर है।
अब प्रेजेंटेशन का लेयर का काम क्या है कि जैसे कि आपने एप्लीकेशन लेयर पे, जब आप एप्लीकेशन लेयर पे थे, आपने ब्राउज़र खोला, मैंने आपको क्या बताया, वो एप्लीकेशन लेयर थी, ब्राउज़र आपने खोला था, ठीक है। उसके बाद आपने ब्राउज़र पे क्या किया, गूगल www.google.com ओपन किया। जैसे ही आपने ओपन किया, वो क्या, प्रेजेंटेशन लेयर पे जो डेटा आपकी एप्लीकेशन लेयर पे थी, वो डेटा आपकी पहले एप्लीकेशन लेयर पे थी, एप्लीकेशन के बाद आती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर पे। जब वो अपनी डेटा प्रेजेंटेशन लेयर पे आती है, वो क्या करता है, आपकी डेटा को ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमारी जो भी डेटा कम्युनिकेशन हो रही होती है, वो वंस एंड जीरोस के फॉर्म में हो रही होती है। ऐसे नहीं कि आपकी डेटा जो है सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक www.google.com ऐसे ही जा रही होती है। वो आपकी डेटा ट्रांसलेट हो जाती है वंस एंड जीरो में, जिसको हम बाइनरी बोलते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही है यहाँ पे, वो आपकी डेटा को वंस एंड जीरोस के फॉर्म में ट्रांसलेट कर देती है। एक काम प्रेजेंटेशन लेयर का ये था। दूसरा काम ये क्या है कि ये कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करती है, ठीक है। कंप्रेशन का मतलब क्या है, एक्सक्यूज करना किसी चीज़ को, ठीक है, कम कर देना। तो ये क्या करती है, आपकी डेटा को कम कर देती है। जैसे कि ये था 101101110111, तो उसने क्या किया, उस डेटा को कन्वर्ट कर दिया 10101001 में। ये मैं आपको जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरीके से कंप्रेशन होती है। दो काम हो गया, ठीक है, ट्रांसलेट किया, कंप्रेस किया, किसने किया, प्रेजेंटेशन लेयर ने किया। थर्ड काम होता है एन्क्रिप्शन का। एन्क्रिप्शन क्या करती है कि जो आपकी डेटा जा रही है सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक, वो उसका फॉर्मेट चेंज कर देती है। कोई एल्गोरिथम लगा के वो उसको, जो कोड आपका जा रहा है बाइनरी में, उसको चेंज कर देती है। जैसे कि सपोज कीजिए ये मेरा सोर्स है और ये मेरा एक डेस्टिनेशन है, इनके बीच में कई पता नहीं कितने डिवाइसेस कनेक्ट है, ठीक है। पर डिवाइसेस कनेक्ट होने के बाद भी ये कोई हैकर है जो क्या कर रहा है, आपकी डेटा जो यहाँ से जा रही है, यहाँ से यहाँ तक जा रही है, वो क्या कर रहा है, वहाँ से उसको पैकेट को यहाँ से ले रहा है और आपकी डेटा रीड कर रहा है कि कौन सी डेटा आप कहाँ पे भेज रहे हो, आपकी आईपीज वगैरह जो भी डेटा है ना, वो किसी तरीके से आपकी डेटा लीक हो रही है, मतलब वो देख रहा है सारी डेटा। वो क्या, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, ऑलरेडी इसको एनक्रिप्ट कर देती है। प्रेजेंटेशन लेयर पे काफ़ी प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, जैसे जेपीईजी। जेपीईजी इज अ जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। एमपीईजी is a moving picture expert group. GIF is a graphic internet format. PNG is a portable network graphics। ये आपके जो फॉर्मेट्स होते हैं ना, वही है प्रेजेंटेशन लेयर में, ठीक है। जैसे आप .jpeg का फाइल होता है, .png है, .gif है, यही आपकी प्रेजेंटेशन लेयर है, ठीक है। उसका BPDU जो है डेटा है, ठीक है। अब सेशन लेयर पे आते हैं। सेशन लेयर जो है हमारी OSI मॉडल की लेयर 5 है। प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर ओपनिंग, क्लोजिंग एंड मैनेजिंग सेशन बिटवीन एंड यूजर एप्लीकेशन प्रोसेस। ये क्या करती है, आप सपोज कीजिए आप अपने ब्राउज़र पे, या आपके ब्राउज़र है, ठीक है, आपने ब्राउज़र खोला हुआ है, ब्राउज़र में आप टैब मैनेज करते हैं। जैसे कि एक जगह पे आपने फेसबुक खोला हुआ है, यहाँ पे आपने गूगल भी खोला हुआ है, यहाँ पे आपने हमारे यूट्यूब का चैनल भी खोला हुआ है। अब चैनल भी आप देख रहे हैं और यहाँ पे जो आपकी इन्फॉर्मेशन आ रही है या जा रही है, कोई मैसेज आपको सेंड कर रहा है, उसका भी आपको पता चल रहा है। तो ये जो सेशन मैनेज करती है ना, वो सेशन लेयर का काम होता है। वर्ड से ही पता चल रहा है, वो सेशन मैनेज करती है। तो क्या करती है कि ये सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट लगा देती है। जैसे अगर आपने यहाँ पे facebook.com खोला, जब डेटा आपकी जाएगी तो उसमें क्या करेगा, वो एक पोर्ट नंबर लगा देता है, सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए लगा देता है कि भाई कि इसने गूगल खोला है, ठीक है। सपोज ये गूगल खोला, उसने क्या किया, पोर्ट नंबर असाइन कर लिया। सिंपली आपकी डेटा वहाँ पे गई, जब वह वापस आई तो उसने पोर्ट के हिसाब से आपकी डेटा को पहचान लिया कि किस सेशन की ये डेटा थी, ठीक है। अब आप यहाँ पे फेसबुक खोला हुआ था, उसमें भी क्या सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर था, यहाँ पे भी सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होगा जिसके थ्रू डेटा को पहचाना जाता है। तो ये क्या करती है, सेशन लेयर सेशन को मैनेज करती है। फ्यू प्रोटोकॉल, फ्यू प्रेजेंटेशन, सॉरी ये सेशन होगा, फ्यू प्रेजेंटेशन नहीं, ये सेशन होगा। सेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हुए हैं। नेट बायोस है, NFS है, SQL है और API है। इसके एग्जांपल आपको भी पता नहीं चलेंगे क्योंकि इनकी स्टडी वैसे भी हम इतनी जाके डिटेल में नहीं करने वाले। तो ये अगर कोई पूछे आपसे तो भले आपको याद करने तो याद कर लें भले।
और ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन का काम भी इनका इनका ही होता है। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे गूगल, सपोज कीजिए फेसबुक खोला हुआ है आपने, तो फेसबुक जो है आपकी डेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक फेसबुक के सर्वर पे किसी पे चली गई, ठीक है। उसके बाद वो सर्वर क्या करेगा, आपको चेक करेगा, आपकी डेटा चेक करेगा, ठीक है, कि भाई आपने जैसे फेसबुक खोलने के लिए आईडी और पासवर्ड दिया, तो वो अपने डेटाबेस में चेक कर रहा है। चेक करने के बाद वो देखेगा हाँ इसका आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है, तो ये आपको वो आपकी आईडी खुल जाती है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, अथेंटिकेशन कर रहा है। उसके बाद है ऑथोराइजेशन। अगर वहाँ पे आपने किसी वेबसाइट पे जाके कोई चीज़ एक्सेस करने की कोशिश की है, वो भी सेशन लेयर का काम होता है। वो एक्सेस करने की कोशिश की है तो वो पहले देखेगा क्या इस यूज़र को इस चीज़ की परमिशन है या नहीं है, तो उसके हिसाब से वो आपको मैसेज बताता है, मैसेज पे बता देता है कि भाई आप अलो हो या नहीं हो, ठीक है। ये भी काम किसका होता है, सेशन लेयर का। तो सेशन लेयर ने क्या किया, सेशन लेयर ने यहाँ पे सेशन मैनेज किए, सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट लगा के उसने उसको डेटा जब आती है, सेंड हो रही होती है या रिसीव हो रही होती है, उसको पता चल जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ ऑथेंटिकेशन होती है और ऑथोराइजेशन होती है। इसका भी जो पीटीओ होता है वो डेटा होता है। अब ये एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर तीनों जो होती है वो आपकी ब्राउजर पे काम कर रही होती है। उसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ये लेयर भी बहुत अच्छी है पढ़ने के हिसाब से और इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारी लेयर 4 है, ओसा मॉडल के हिसाब से लेयर 4 है। अब इसका काम क्या होता है, एक सेगमेंटेशन, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल, ये तीनों चीज़ें जो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सेगमेंटेशन क्या है, पहले हम सेगमेंटेशन को देखते हैं। सेगमेंटेशन क्या है, जो आपकी डेटा एप्लीकेशन लेयर से थी, पहले एप्लीकेशन लेयर पे थी, एप्लीकेशन लेयर से आपकी डेटा आई प्रेजेंटेशन लेयर पे, प्रेजेंटेशन लेयर से आपकी डेटा आई सेशन लेयर पे। अब जो भी डेटा ऊपर से लेकर नीचे तक आती है ना, उसके उसके साथ एक हेडर लगता है। हेडर में क्या करता है, वो अपने प्रोटोकॉल, जो भी प्रोटोकॉल मैंने आपको पीछे बताया, उसमें कोई भी प्रोटोकॉल अगर एप्लीकेशन लेयर ने कोई अपना प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है तो वो उसका अपना हेडर लग जाएगा, ठीक है। वो अपनी इंफॉर्मेशन लगा देगा, फिर उसका हेडर लगा हुआ, फिर आगे प्रेजेंटेशन पे, तो हेडर जो एप्लीकेशन लेयर का लगा हुआ था उसके साथ प्रेजेंटेशन लेयर अपना हेडर लगाएगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन लेयर का लगा हुआ था, प्रेजेंटेशन का लगा हुआ था, सेशन लेयर पे आई तो सेशन लेयर ने अपना हेडर लगा लिया। हेडर में क्या गया, वो अपनी जो भी प्रोटोकॉल यूज करा उसकी इन्फॉर्मेशन, आप सिंपली ऐसे समझिए कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर देता है, ठीक है। फिर ये सेशन लेयर पे आई डेटा यहाँ पे, तो वो अपना पीडीयू, वो अपना हेडर लगा देगा, ठीक है। तो इसी तरीके से डेटा मूव होती है। फिर वहां से जो डेटा आई वो आती है ट्रांसपोर्ट लेयर पे। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है वो हम पढ़ते हैं अभी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, जो आपकी डेटा ऊपर से आ रही है, सिंपली, ठीक है, डेटा जो भी आपकी ऊपर से आ रही है उसमें पोर्ट नंबर, ठीक है, पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर जो होता है वो असाइन कर देता है। पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर असाइन कर देता है। जैसे आपने सपोज कीजिए ऊपर कोई आपने कोई प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, जैसे क्या HTTP, ठीक है, उसका पोर्ट नंबर है 80, तो वो उसका पोर्ट नंबर यहाँ पे असाइन कर देती है। कोई भी आपने प्रोटोकॉल यूज किया हुआ है, ऊपर जो आपने प्रोटोकॉल यूज किए हुए हैं उसके हिसाब से वो पोर्ट नंबर असाइन कर देते हैं, ठीक है। जैसे HTTP है तो उसका पोर्ट नंबर 80 है तो वो पोर्ट नंबर 80 असाइन करेगा। उसके बाद यहाँ पे एस नंबर है, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर क्या करता है कि जो आपकी डेटा यहाँ से लेके सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जा रही होती है तो वो सीक्वेंस नंबर देता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सपोज कीजिए ये आपकी पूरी बड़ी डेटा थी, सेगमेंटेशन में क्या हुआ, वो आपकी डेटा ब्रेक होती है, ठीक है, पार्ट्स में ब्रेक होती है। सपोज कीजिए आपकी पूरी डेटा थी, वो आपकी ब्रेक हो गई 3 पार्ट्स में। ये एक पैकेट था, उसने क्या किया, ये आपकी डेटा ब्रेक कर दी। जब ब्रेक कर दी तो उसमें सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर लगा दिया, सोर्स पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर लगा दिया। अब सीक्वेंस नंबर क्या होगा, जो डेटा आपकी यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन जा रही है, हो सकता है उसकी वो मल्टीपल पाथ से जा रही हो। जरूरी नहीं है कि आपकी डेटा पूरी जो जा रही है वो एक ही रास्ते से जाएगी, वो दूसरे रास्ते से भी जा सकती है या दोनों रास्तों से भी जा सकती है, ठीक है। अब यहाँ से जो डेटा जा रही है वहाँ पे पैकेट जो है, पैकेट नंबर 1 जा रहा है, ठीक है, सपोज कीजिए पैकेट नंबर 1 जा रहा है, और यहाँ पे जो पैकेट जा रहे हैं वो पैकेट नंबर 2, सीक्वेंस नंबर 2 और 3 जिसमें लगा हुआ है वो डेटा आपकी यहाँ से जा रही है, 1 वाली यहाँ से जा रही है। अब जो जिसमें 2 और 3 लगा हुआ था वो डेटा आपकी यहाँ से सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पहले पहुँच गई, ठीक है, और ये जो डेटा थी वो आपकी बाद में यहाँ पे पहुंची है। तो सेगमेंटेशन होने के बाद यहाँ पे जो सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है वो क्या करती है, जब से डेटा यहाँ पे पहुंचती है
तो ये इसको बताती है कि मैं सीक्वेंस नंबर मेरा 1 है, मेरा 2 है, मेरा 3 है। फिर ये अपनी एक सीक्वेंस में आती है, फिर यहाँ पे डेटा सेगमेंटेशन क्या हुई, यहाँ पे सीक्वेंस के थ्रू वो डेटा यहाँ पे पहुँचती है। ठीक है, हम यहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर लेती है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद आते हैं हम फ्लो कंट्रोल पे। फ्लो कंट्रोल क्या है, ये आपका एक सपोज कीजिए ये एक सर्वर है और ये आपका एक मोबाइल है। आप कोई चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर रहे हैं या आप कोई चीज़ एक्सेस कर रहे हैं या डाउनलोड कर रहे हैं। ठीक है, आपकी कैपेसिटी इतनी है कि आप 5 MB/सेकंड के हिसाब से डाउनलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और जो आपको यहाँ से फाइल सेंड कर रहे हैं वो आपको 10 Mbps का 10 MB/सेकंड की स्पीड से सेंड कर रहे हैं। तो जो डेटा जब आपकी डेटा यहाँ पे आएगी, सोर्स से लेके यहाँ तक आ रही है डेटा। ठीक है, जब यहाँ पे आएगी तो वो ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, ओवरलोडिंग हो जाएगी, यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके डेटा आ रही है वो जो है ना कंट्रोल में नहीं होगी। ठीक है, आपके पैकेट्स जो हैं वो ड्रॉप होना स्टार्ट कर लेंगे। ड्रॉप होने की वजह से हम क्या करते हैं, फ्लो कंट्रोल होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, वो क्या करती है, वो एक रिक्वेस्ट जनरेट करती है। वो इसको बताती है कि मैं 10 MB का फाइल नहीं ले सकती, मुझे 5 MB/सेकंड की स्पीड से हिसाब से सेंड करो डेटा। तो वो क्या करता है, 5 MB/सेकंड 5 MB/सेकंड के हिसाब से वो डेटा सेंड करता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से सेंड हो, ये भी हो सकता है कि वो 5 MB/सेकंड के हिसाब से सेंड कर रहा था, आप 10 MB के हिसाब से ले सकते हैं डेटा। तो यहाँ से फिर रिक्वेस्ट जनरेट होती है, रिक्वेस्ट जनरेट होके यहाँ पे जाती है। उसके बाद वो क्या करता है कि भाई उसको बताता है 10 MB का मैं फाइल ले सकता हूँ एट अ टाइम, तो तुम 10 MB की स्पीड से मुझे सेंड करो फाइल। तो वो क्या करेगा, 5 MB से नहीं 10 MB की स्पीड से सेंड करता है। इसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। पहले क्या काम था, लेयर 4 है। उसके बाद ये क्या है, सेगमेंटेशन करती है। सेगमेंटेशन का काम क्या होता है, बड़ी डेटा होती है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तोड़ देती है। उसके बाद क्या होता है, फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आते हैं एरर कंट्रोल क्या है। सॉरी, एरर कंट्रोल का मैंने भी लिखा हुआ नहीं है। ठीक है जी, तो उसके बाद जो है ना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं। एक टीसीपी है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा है यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इन दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इस पे एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि अगर मैं टीसीपी यूज कर रहा हूँ, मैं सपोज करें टीसीपी यूज कर रहा हूँ, तो उसमें एक्नॉलेजमेंट होती है। अब एक्नॉलेजमेंट क्या है वो हम देखते हैं। एक्नॉलेजमेंट, सपोज कीजिए ये एक पीसी है और ये एक दूसरा पीसी है। ठीक है, इस पीसी ने क्या किया, ये कोई किसी के भी थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू या किसी ऐप के थ्रू या फेसबुक के थ्रू ये सेंड कर रहा है मैसेज इसको। तो हमारे पास पता चल जाता है हमें कि वो मैसेज सेंड हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको पता चल जाता है ये मैसेज इसके पास सेंड हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि व्हाट्सअप अगर हम यूज करते हैं, उसमें एक सिंगल टिक लगता है। ठीक है, सेंड होने के बाद वो डबल टिक लग जाता है। तो उसी तरीके से क्या हुआ, उसको एक्नॉलेजमेंट मिल गई। उसको सेंडर को पता चल गया कि मेरा मैसेज वहां पे रिसीव हुआ है, मतलब सेंड हो गया वहां पे। तो मतलब जो भी डेटा आपकी सेंड हुई है वो यहाँ पे पहुंचने के बाद ये वापस उसको बताता है कि आपकी डेटा वहां पे पहुंच गई है। ये काम करता है टीसीपी। इसका मतलब होता है इसने क्या किया, इसको एक्नॉलेजमेंट किया। गारंटी ऑफ डेटा होती है, मतलब जो भी डेटा यहाँ पे आपने सेंड की है 100% वो डेटा वहां पे पहुंचेगी। जैसे अगर आपने कोई ईमेल सेंड करनी है तो वो आपको बता देता है कि अगर आपकी ईमेल नहीं सेंड होती तो वो आपको क्या करता है, वापस से वो मैसेज आपका ड्राफ्ट में आ जाता है या कहीं पे आ जाता है, वो आपको बताता है कि आपका मैसेज वहाँ पे ईमेल आपकी सेंड नहीं हुई, वापस से आप उसको रीसेंड करते हैं। तो क्या किया उसने, आपको गारंटी ऑफ डेटा ट्रांसमिशन हुई यहाँ पे। ठीक है, ये जो है स्लोवर है यूडीपी से। पहले यूडीपी को पढ़ेंगे फिर इसको देखते हैं। और ये कनेक्शन फुल है। कनेक्शन मैंने जैसे आपको ये बताया कि सेंडर जो होगा उसको पता होगा कि मेरी डेटा डेस्टिनेशन पे पहुंचती है या नहीं पहुंची। वो क्या करता है, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करता है, एक दूसरे में कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं, जिसको पता चलता है अगर इसने 10 पैकेट सेंड किए और अगर यहाँ पे पैकेट 7 पहुंचे तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये रिक्वेस्ट करता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ पे पोर्ट नंबर और सीक्वेंस नंबर लगता है। ठीक है, तो ये उसको बताएगा कि ये पैकेट थे, मुझे ये रिसीव नहीं हुए। तो ये रिक्वेस्ट करने के बाद ये वापस से पैकेट सेंड करेगा और यहाँ पे वो पैकेट रिसीव होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं कनेक्शन पुल। अब ये टीसीपी कहाँ पे यूज होता है,
जैसे कि टीसीपी हमारे मैसेज मैसेज वगैरह में यूज़ होता है, तकरीबन हमारे मैसेज वगैरह यूज़ होता है। जैसे हम ईमेल वगैरह कर रहे हैं तो ये भी एक यहाँ पे भी हमारा टीसीपी यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। और यूडीपी, यूडीपी इसका अपोजिट कह दें, अपोजिट होता है वो, जिसमें नो नो एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट मतलब अगर ये कोई गेम्स में खेल रहा हूँ, या सपोज़ कीजिए वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है, ठीक है, आप किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, आपकी पैकेट्स यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहे हैं, ठीक है। अगर पैकेट आपके, सपोज़ कीजिए मैंने हेलो आपको बोला, हेलो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, इसी तरीके से अगर यहाँ पे भी मैं कोई ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपको डायरेक्ट, मैं आपको वीडियो पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको वहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको हेलो बोला, हेलो के मैंने कुछ पैकेट आपके पास रिसीव हुए और कुछ पैकेट आपके पास रिसीव नहीं हुए, तो फिर इसने क्या किया, टीसीपी अगर मैं इस कंडीशन में यूज़ कर रहा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पैकेट कुछ गए और कुछ रिसीव नहीं हुए, तो ये वापस से अगर टीसीपी में वापस से रिक्वेस्ट करे, फिर ये वापस से पैकेट यहाँ पे सेंड कर रहा है, तो क्या होगा कि आपको आवाज़ समझ में नहीं आएगी। लो पहले आ रहा है आपके बाद में आ रहा है, तो उस तरीके से कंफ्यूजन हो जाती है। इसी जगह पे हम यूडीपी यूज़ करते हैं, ठीक है। वीडियो ट्रांसमिशन में हम वीडियो ट्रांसमिशन है, गेम ऑनलाइन गेम्स हम खेलते हैं, तो वहाँ पे यूडीपी यूज़ होता है, टीसीपी यूज़ नहीं होता। तो दोनों की अपनी अपनी प्रायोरिटी है। कहीं किसी जगह पे टीसीपी ज़्यादा इफेक्टिव होता है, किसी जगह पे यूडीपी ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये फास्ट है, यूडीपी फास्ट है, क्योंकि यहाँ पे बार बार हम पैकेट्स के लिए पूछते नहीं है कि भाई पैकेट ये मुझे रिसीव नहीं हुए, वापस से मुझे ये पैकेट सेंड करो। तो उस वजह से ये ज़्यादा फास्ट है। जो डेटा गई वो गई, अगर वो रिसीव नहीं हुई तो वापस से वो रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता। यूडीपी के केस में वो वापस से रिक्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये कनेक्शन लेस है, इसको पता नहीं होता कि वहाँ पे डेस्टिनेशन पे क्या डेटा पहुँची है, क्या डेटा नहीं पहुँची। वो उसका काम नहीं होता। वो क्या करता है, बस सिंपली डेटा आपको ट्रांसफ़र कर देता है। अगर कोई पैकेट ड्रॉप हो गए, अगर पैकेट वहाँ पे पहुँचे नहीं है तो गए, वो ड्रॉप ही होंगे, वो वापस से रिक्वेस्ट नहीं करेगा यूडीपी के केस में। टीसीपी के केस में वापस से वो रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। पीडीयू जो है, सबका पीडीयू मैंने आपको बताया, सब लेयर्स का। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का पीडीयू है सेगमेंट, अगर आप टीसीपी सर्विस यूज़ कर रहे हैं। और ये डेटाग्राम है अगर आप यूडीपी यूज़ कर रहे हैं। पर नॉर्मली हम जो है ना, इसको ऐसे ही बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर का भाई पीडीयू क्या है, तो हम यही बोलते हैं कि वो सेगमेंट है। पर अगर ये डिपेंड कर रहा है कि अब कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज़ करें। टीसीपी यूज़ करें तो सेगमेंट होगा, यूडीपी यूज़ करें तो उसका प्रोटोकॉल पीडीयू का कौन सा होगा, डेटाग्राम होगा, ठीक है। तब अब ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।